जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 9 गणित चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। अब चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो जो हम बचपन से यूज करते चले आ रहे हैं वे हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे किसी चीज़ को गिनते हैं तो उसकी गिनती हम एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। तो ये जो हमारी एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, तो ये हमारी कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, जिसे हम बचपन से यूज करते चले आ रहे हैं वे हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या एक से अनंत तक होता है। अनंत तक मतलब यहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। वहाँ तक 100 200 300 400 1000 लाख संख 10 संख यहाँ तक भी कोई नहीं पहुँच सकता। ये कहलाती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं। देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसको हम जीरो के साथ लिख देते हैं तो वो हमारी बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, तो ये हमारी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक संख्याओं को जीरो के साथ लिख दें, यहाँ 0 1 2 3, यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से अनंत तक होती हैं। ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। तो आप लोगों को साथ साथ जो हिंदी है उसकी हेडिंग इंग्लिश में भी याद रखना है, आगे चलकर काम आएगा। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या इस प्रकार से समझेंगे, हम जीरो को बीच में रखेंगे, जीरो के दाएं तरफ जो होंगी वो हमारे धनात्मक पूर्णांक होंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, ये हमारे धन पूर्णांक हैं। और जीरो के बाएं तरफ, जीरो के बाएं तरफ जितने अंक होंगे, जैसे -1 -2 -3 -4 कामा डॉट डॉट अनंत तक। जीरो हमारा ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, लेकिन एक पूर्णांक है। ठीक है, जीरो के दाएं तरफ सभी धन पूर्णांक होते हैं और जीरो के बाएं तरफ सभी ऋण पूर्णांक होते हैं। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये होती हैं हमारी पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्या माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या आप समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, जो हेडिंग है उसका इंग्लिश में भी मीनिंग याद रखना है, आगे चलकर सही रहेगा, नहीं तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो इसका सीधा सीधा हम जो है परिभाषा लिख देते हैं, तो परिभाषा से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां P व Q हमारा क्या होंगे, P व Q पूर्णांक हैं। ठीक है, P व Q हमारा पूर्णांक हैं तथा जो हमारा Q है वह जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है परिमेय संख्या होने का परिभाषा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे 3/5 लिखा हो, तो देखेंगे ये हमारा P है और हर वाला Q है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 हमारा एक पूर्णांक है और 5 भी एक पूर्णांक है, अर्थात यह P/Q के रूप का है। अतः जो 3/5 है यह एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार -2/5 हो, -3/5 हो,
ठीक है। तो इस प्रकार से अगर लिखे रहेंगे तो ये हमारे होंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वही होगा जिसका अंश एक पूर्णांक होना चाहिए, चाहे वह धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो यहाँ देखेंगे अंश ऋणात्मक पूर्णांक है और हर धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन दोनों पूर्णांक है, अतः यह हमारा जो है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या जस्ट परिमेय संख्या का उल्टा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिसे जिसे p बटे q के रूप में ना लिख सकें, ठीक है, ना लिख सकें, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे हमारा √2 हुआ, √3 हुआ, ठीक है, पाई हुआ, ठीक है। तो ये सभी जो हमारा √5 हुआ, ये सब जितने हैं ये हमारा अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। इसको हम बटे 1 तो लिख सकते हैं, 1 तो हमारा पूर्णांक होगा, लेकिन √2 एक पूर्णांक नहीं है, अतः यह जो √2 है यह हमारा एक अपरिमेय संख्या है। वैसे √3 भी है, इसको बटे 1 लिख सकते हैं, लेकिन जो √3 है वह पूर्णांक नहीं है, अतः यह हमारा एक अपरिमेय संख्या है। अब पाई है, तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है। तो यहाँ भी एक पूर्णांक है, यहाँ भी एक पूर्णांक है, यानी कि दोनों पूर्णांक तो हैं, यह एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन जो पाई का मान होता है वह 22/7 के कुछ नज़दीक होता है, इसलिए हम पाई का मान 22/7 ले लेते हैं। वास्तव में पाई का मान इतना होता नहीं है, इसलिए यह पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। हर हमारा पूर्णांक है, लेकिन √5 एक पूर्णांक नहीं है, अतः यह हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और समझ लीजिएगा, अगर √4 लिखा है तो √4 आप कहेंगे सर ये तो अंडर रूट में लिखा है, ये तो अपरिमेय संख्या है, तो ऐसा नहीं है। √4 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं वही हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर √4 लिखा है, तो इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो 2 एक हमारा पूर्णांक है, बटे 1 लिख सकते हैं, 1 भी हमारा पूर्णांक है, अतः यह जो है हमारा एक परिमेय संख्या होगा। तो यह एक जो 4 है यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। यानी कि प्रश्न में हमें 2 परिमेय संख्या दे दी रहेगी और उसमें हमें n संख्याओं यानी n परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना रहेगा। n की जगह 4 दे दिया जाएगा, 5 दे दिया जाएगा, 6 दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जाएगा n की जगह, तो हमें उन परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है? हर को समान करना है, ठीक है, हर को समान करना है। फिर नंबर 2 में n में, यानी कि जो प्रश्न में n का मान दिया रहेगा, n में 1 जोड़ना है। तो n में जब 1 जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा n+1, ठीक है, n+1 बन जाएगा। अब n+1 का गुणा दोनों परिमेय संख्या के अंश व हर में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या दी गई है, इनके बीच हमें 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n का मान दिया है 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पर n बराबर हमें दिया गया है 6। पहले स्टेप में हमें क्या करना है? पहले स्टेप में करना है हमें दी गई परिमेय संख्याओं का हर बराबर करना होता है। तो यहाँ पर इसको हम p का मान, अगर हम p बराबर 3 मान लें तो 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। q का मान दिया गया है 4, तो q बराबर 4, इसको भी बटे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले स्टेप में जो दिया गया था हर समान करना है, तो यहाँ पर दोनों में हर समान है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है? दूसरे स्टेप में करना है n+1, यानी कि n+1 करेंगे तो यहाँ पर 6 + 1 = 7 हो जाएगा, ठीक है।
अब जो दी गई परिमेय संख्याएं हैं इसमें हमें n+1 को अंश व हर में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर p बराबर दिया गया है 3/1, गुणा कर देंगे 7 और अंश में 7 से गुणा कर देंगे और हर में 7 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 त्रिक 21 बटे यहाँ पर 7 एकन्नम 7। इसी प्रकार दूसरी परिमेय संख्या जो दी गई है इसको भी हम 7 से अंश व हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 4/1 है, 4/1 है, गुणते यहाँ पर अंश में 7 से गुणा और हर में 7 से गुणा। तो यहाँ पर 4 सते 28 हो जाएगा बटे यहाँ पर 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें लास्ट स्टेप में क्या करना है, लास्ट स्टेप में हमें चूंकि 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है तो यहाँ पर 21/7, 21/7 सबसे पहले और लास्ट में हमें 28/7 लिख देना है, ऐसे कर लेना है। अब चूंकि 21/7 और 28/7 को हल करेंगे तो 7 त्रिक 21 3 ही आएगा और इसको हल करेंगे 7 चौक 28, यानी कि 3 को हम इस प्रकार लिखें चाहे इस प्रकार लिखें और 4 को चाहे इस प्रकार लिखें चाहे इस प्रकार लिखें। तो अब हमें इनके बीच परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको 21 को बढ़ते क्रम में लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, ठीक है, 26/7 और 27/7 कामा ये अलग हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी 6 परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच। ठीक है, चाहे इस प्रकार लिखें और चाहे इसको सॉल्व करके लिख दें तो यहाँ पर नहीं कटेगा, तो आपका जो है यही उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर देखेंगे। क्योंकि यह प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है तो देखेंगे यही उत्तर हमारा आ रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो कुछ इसी प्रकार से हमें इन सवालों को हल करना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 1.1। तो यहाँ पर पहला सवाल कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला सवाल जो है इसमें कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो यह हाँ भाई बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख देंगे हाँ। ठीक है, हाँ हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है, जो हमारा 0 होता है उसको हम बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद करिए जब हम आप लोगों को पूर्णांक बता रहे थे तो उसमें जो है 0 को बीच में रखा गया था। 0 ना ही धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, लेकिन एक पूर्णांक है। ठीक है, और हर में जो 1 लिखा है यह बेसिकली पूर्णांक है ही, यह एक हमारा धन पूर्णांक है ही। तो यहाँ पर 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, अर्थात यह p/q के रूप का p/q के रूप का है। अतः जो हमारा शून्य है वह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे p/q के, चूंकि यहाँ पर 0 को बटे 1 लिख सकते हैं जहाँ p/q के रूप का है। ठीक है, तो इतना आप लिख देंगे तो ये हमारा जो है पहला सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर उत्तर में लिखना हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम बटे 1 में लिख सकते हैं जहाँ 0 भी एक पूर्णांक है 1 भी एक पूर्णांक है, अतः यह हमारा जो है p/q के रूप का है। तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहला सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने इसको आप लोगों को उदाहरण में बता दिया है, डिटू सेम आप लोगों को फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। तो इस सवाल को हमने जो है उदाहरण में बता दिया है, इसको आप लोगों को अपने आप से फिर से एक बार करना है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो
इस सवाल को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें n का मान कितना दिया गया है, n बराबर 5 दिया गया है। तो यहाँ पर हम n बराबर 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, n का मान जो जो पहले दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो n बराबर 5 दिया गया है और p बराबर हमें दिया गया है, p बराबर 3/5 और q बराबर हमें दिया गया है 4/5, q बराबर 4/5। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों परिमेय संख्याओं में जो हर है वह समान है, तो हमें हर को समान करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर यहाँ पर हर समान ना होता, जैसे 3/5 दिया है और 4/5 की जगह हमें दे दिया होता 4/3, ठीक है, इस प्रकार से दे दिया होता, तो यहाँ पर हमें जो है पहले हर को समान करना होता। तो यहाँ 3/5 है, यहाँ 4/3 है, तो अब हमें हर को समान करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ 3/5 देखेंगे, यहाँ पर हर समान नहीं है तो हर को हम बराबर कर लेंगे। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ करेंगे हमें हर को बराबर कर लेना है। तो हर को बराबर करने के लिए हमें 3 में 5 से गुणा कर देना है और 5 में 3 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 गुणित 5। अब हर में गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार 3/5 है तो यहाँ पर हो जाएगा गुणित 3 और अंश में भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4×5 = 20 बटे यहाँ पर हो जाएगा 15 और 3×3 = 9/15। तो यहाँ पर अब हर समान हो गया, ठीक है। अगर हर समान ना होता तो कुछ इस प्रकार से हम हल करके जो है हर को समान कर लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर दोनों में हर समान है तो हमें बराबर करने की कोई ज़रूरत है नहीं, पहले से बराबर है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, n में हम पहले n+1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर n+1 बराबर हो जाएगा 5 + 1 बराबर 6, बराबर यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, दो दी गई परिमेय संख्याओं में हम 6 n+1 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर p बराबर दिया गया है, p बराबर दिया गया है 3/5। अब गुणते करेंगे, अंश व हर में 6 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 6×3 = 18 और यहाँ पर 5×6 = 30, ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रकार q बराबर लिख लेंगे। q बराबर हो जाए, q बराबर कितना है, q बराबर है 4/5। तो यहाँ पर अंश और हर में 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6×4 = 24 बटे 6×5 = 30, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 24/30। अब इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर 18/30 को सबसे पहले लिख लेंगे, 18/30, और 24/30 को सबसे लास्ट में लिख लेंगे। अब हमें 18 को बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 19/30, 20/30, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा 21/30, फिर उसके बाद 22/30, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हमारा 23/30। तो ये हो गई हमारा 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। जैसे 18/30 है तो यहाँ पर ये 6 से कट जाएगा, 6×3 = 18, 6×5 = 30। तो इसको लिख सकते हैं 3/5, ठीक है, 3/5। अब 19/30 कटेगा नहीं तो 19/30 को वैसे लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर 20/30 कट जाएगा, यहाँ एक 0 अंश में है, एक 0 हर में है, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब 21/30 है तो यहाँ पर कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 3×7 = 21 और 30 30 दाम 3 दाम 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/10। अब इसी प्रकार 22/30 भी कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, 2 ग्यारहम 22 और यहाँ पर हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हो जाएगा 11/15। आप लोगों को काटना आता होगा तो आप लोग आसानी से काट सकते हैं। 23/30 कटेगा नहीं तो 23/30 वैसे लिख लेंगे। उसके बाद 24/30 कट जाएगा तो यहाँ, ठीक है। तो ये रही हमारी 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। 4 नंबर सवाल देखेंगे। कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला कथन कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है वह एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे
सत्य। सत्य। तो यहाँ कारण लिखेंगे क्योंकि 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 प्रत्येक प्राकृत संख्या जीरो के साथ लिखने पर पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, तो ये कारण लिख देंगे। क्योंकि हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है वह एक से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, और जो पूर्ण संख्या होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो और लगा दें, यानी कि जीरो से लिख दें, तो वह बन जाती है हमारी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वह पूर्ण संख्या में उपस्थित है। तो यह कारण हमारा सत्य हो जाएगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब चलिए दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। क्यों असत्य है? तो यहाँ पर कारण लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे असत्य। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया जाए तो -2 एक पूर्णांक है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि -2 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर -2 हमारा एक पूर्णांक है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हमारा दूसरा कथन असत्य हो जाएगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब चलिए देख लेते हैं तीसरा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन भी गलत है। क्यों गलत है? तो यहाँ पर अभी कारण लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य क्योंकि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 5/3 2/5 ऐसे डॉट ये हमारा परिमेय संख्या है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे इतना परिमेय संख्या है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये भी कथन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 4 आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 4 में 3 क्वेश्चन दिए गए थे, तो तीनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।